हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। यूनिट फर्स्ट और सेकंड समाप्त हो गई है। आज से हम यूनिट थर्ड को देखेंगे। ठीक है, बीच में थोड़ा बिजी हो गया था जिस चक्कर में यूनिट थर्ड आने में थोड़ा लेट हो गया। और देखिए, इसको क्वेश्चंस ढूंढने में, इसके जो मटेरियल होते हैं ढूंढने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, जब भी यूनिट्स कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट यूनिट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, यूनिट आपकी सारी कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, अब आज शुरू करते हैं। फिर यूनिट थर्ड है आपका टेक्सोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट किंगडम, डाइवर्सिटी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन। वर्गीकीय, सूक्ष्म जीव विज्ञान, पादप जगत, विविधता, संरचना एवं प्रजनन। रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय एवं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से लिया गया है। बॉटनी कोर पाठ्यक्रम है आपका। चलिए देखते हैं। भी जूलॉजी के भी कुछ प्रश्न इसमें होंगे, उससे रिलेटेड भी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनवर्टिब्रेट जूलॉजी एंड प्लांट डाइवर्सिटी, एस चंदा हायर एकेडमिक टीम। तो ये तो आपकी रेफरेंस की बात होगी। आगे बढ़ते हैं, आज का हम मटेरियल देखते हैं। पहला है भाग 1, वर्गीकीय एवं वर्गीकरण प्रणाली। ठीक है, प्रजाति की अवधारणा, जैविक प्रजाति अवधारणा, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट, अर्नस्ट मायर 1942 द्वारा प्रतिपादित। इसके अनुसार प्रजाति वास्तविक या संभावित रूप से आपस में प्रजनन करने वाले प्राकृतिक समष्टियों, पॉपुलेशन का एक समूह है जो अन्य ऐसे समूहों से जननात्मक रूप से पृथक, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। ये अवधारणा कवक, जीवाणु और उन जीवों पर लागू नहीं होती जो केवल अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेटेड बाय अर्नस्ट मेयर 1942। It defines a species as groups of actually or potentially interbreeding natural population which are reproductively isolated from other such groups. This biological framework fails to address obligate self-fertilizing asexual organism and fossil morphospecies. ठीक है, तो आप इसको नोट करते रहिएगा। अगला है प्रजाति निर्माण की विधियाँ। ठीक है, भिन्न स्थानिक प्रजाति निर्माण, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। जब एक मूल समष्टि किसी भौगोलिक बाधा, जियोग्राफिकल बैरियर जैसे पर्वत, नदी या रेगिस्तान के कारण दो या अधिक समूहों में विभाजित हो जाती है, तो उनके बीच जीन प्रवाह, जीन फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है। समय के साथ आनुवंशिक विचलन के कारण नई प्रजाति बनती है, जैसे डार्विन के फिंचे हमने क्लास 12th में पढ़ा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसका एग्जाम्पल है। फिर ये जियोग्राफिकल बैरियर से क्या हो जाता है, जीन फ्लो जो हो जाता है रुक जाता है, और समय के साथ आनुवंशिक विचलन के कारण नई प्रजाति बनती है, जैसे डार्विन के फिंचे। किसके अंतर्गत आया, भिन्न स्थानिक प्रजाति निर्माण के अंतर्गत। ठीक है, अकर्स व्हेन अ बायोलॉजिकल population becomes geographical isolated by physical barriers, example mountain ranges, rivers. This barrier halts gene flow, driving independent genetic drift and adaptive divergence until reproductive isolation is achieved. ठीक है, फिर है आपका समस्थानिक प्रजाति निर्माण, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। इसमें बिना किसी भौगोलिक अलगाव के ही एक ही क्षेत्र में रहते हुए नई प्रजाति का विकास होता है। ये मुख्य रूप से बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी या अचानक आए बड़े गुणसूत्रीय परिवर्तन के कारण होता है। पौधों में अत्यधिक सामान्य। द डाइवर्जेंस ऑफ अ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अ सर्वाइविंग एंसेस्ट्रल लाइनेज विदाउट एनी जियोग्राफिकल आइसोलेशन, इट इज ड्रिवन मेजरली बाई सडनली पॉलीप्लॉइडी इवेंट्स और डिसरप्टिव बिहेवियर सिलेक्शन विद इन अ शेयर्ड हैबिटेट रेंज। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं। फिर है अगला नामकरण एवं लीनियल पदानुक्रम, नॉमेनक्लेचर एंड लीनियल हायरार्की। द्विपद नामकरण प्रणाली किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने 1753 में। पुस्तक है इनकी स्पीसीज प्लांटेरम द्वारा प्रतिपादित। पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक जीव के नाम के दो भाग होते हैं। पहला होता है वंश, जीनस कहते हैं, जिसका पहला अक्षर बड़ा कैपिटल होता है। ठीक है, और दूसरा होता है स्पीसीज, जो छोटे अक्षरों में लिखी जाती है। वैज्ञानिक नामों को तिरछा इटैलिक्स में लिखा जाता है या अलग अलग रेखांकित, अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड बाय कैरोलस लीनियस 1753। एवरी बायोलॉजिकल नेम कंसिस्ट ऑफ अ जेनरिक नेम, जीनस कैपिटलाइज्ड एंड स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीसीज लोअर केस, रिटन इन लैटिन या इटैलिक्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लीनियल पदानुक्रम, लीनियल हायरार्की। क्या होता है फिर,
देखिए सबसे पहले आता है आपका किंगडम, फिर आता है आपका फाइलम, फिर आता है आपका क्लास, फिर आता है आपका ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और लास्ट में स्पीसीज। जैसे हम हमारी बात करते हैं तो हम किस किंगडम के अंतर्गत आए, एनिमेलिया में। कौन से फाइलम में आए, कॉर्डेटा में। कौन सी क्लास में आए, मैमेलिया में। कौन से ऑर्डर में आए, प्राइमेट्स में। कौन सी फैमिली में आए, होमिनिडी में। कौन से जीनस में आए, होमो में। और कौन सी स्पीसीज में आए, सेपियंस में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने दिया था, पूछा जाता है। R.H. विटेकर ने दिया था 1969। किसके आधार पर वर्गीकरण किया फिर इन्होंने किया कोशिका की संरचना के आधार पर, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इनका शारीरिक संगठन कैसा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पर किया। पोषण की विधि कैसी है इनकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। और विकासीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है इनके, ठीक है। तो अब इनको डिटेल में देखते हैं फिर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, देखिए इन्होंने 5 भागों में बांटा। क्या क्या थे, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी था, प्लांटी था और एनिमेलिया था। ठीक है, आप याद कर लीजिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी और लास्ट में एनिमेलिया। ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए ना। अब देखिए सेल टाइप के हिसाब से अगर इन्होंने बांटा तो क्या कहा, इन्होंने मोनेरा को प्रोकैरियोटिक कहा, प्रोटिस्टा को यूकैरियोटिक, फंगी को यूकैरियोटिक, प्लांटी को यूकैरियोटिक और एनिमेलिया को यूकैरियोटिक। यानी सिर्फ मोनेरा क्या आपका प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, सेल वॉल की बात पूछी जाती है, नॉन सेल्यूलोसिक। ठीक है, यानी इसमें सेल्यूलोज क्या होता है, नहीं होता है मोनेरा में, नॉन सेल्यूलोसिक। ठीक है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, क्या होते हैं फिर इसमें, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड। दूसरा फिर प्रोटिस्टा में क्या कहा, प्रेजेंट इन सम, यानी किसी किसी में पाया जाता है सेल वॉल। और फंगी में क्या बात कही, प्रेजेंट नॉन सेल्यूलोसिक। ठीक है, प्रेजेंट होता है लेकिन नॉन सेल्यूलोसिक होता है सेल वॉल। और प्लांटी में क्या कहा, प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज भी होता है। और एनिमेलिया में क्या कहा, अब्सेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मोनेरा में अब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, किसी किसी में प्रेजेंट होता है, फंगी में अब्सेंट, प्लांटी में प्रेजेंट, एनिमेलिया में अब्सेंट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मोनेरा में अब्सेंट, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंगी में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट, एनिमेलिया में प्रेजेंट। यानी माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ किस में होता है फिर अब्सेंट, मोनेरा में। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में क्या होता है फिर, अब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, बाकी सभी में प्रेजेंट है आपकी। ठीक है, टिश्यू और मल्टी सेल्यूलरिटी, तो मोनेरा में क्या होता है, अब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में अब्सेंट होता है, फंगी में प्रेजेंट बट लिमिटेड होता है, प्लांटी में प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स और एनिमेलिया में प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स। मोटिलिटी की बात करें तो मोनेरा बैक्टीरियल, फ्लैजिला, ग्लाइडिंग और नॉन मोटाइल। ठीक है, प्रोटिस्टा में कैसे होती है फिर मोटिलिटी, गति कैसे होती है, सीलिया, फ्लैजिला, एमेबॉइड और कॉन्ट्रैक्टल फाइब्रिल्स। फंगी में कैसे होते हैं, सीलिया, फ्लैजिला इन सम, नन इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स। प्लांटी में क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजिला इन लोअर फॉर्म्स, अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स। और एनिमेलिया की बात करें तो मोटिलिटी क्या होगी, सीलिया एंड फ्लैजिला, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा फिर, मोनेरा में होता है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, हेट्रोटॉपिक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या होता है, फोसिंथेसिस एंड हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, और फंगी में क्या होता है, हेट्रोप्रोफिक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक एब्जॉर्प्टिव। और आपका प्लांटी में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक बाई फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉपिक बाई इनगेशन। वैसे आप रिप्रोडक्शन देख सकते हैं और नर्वस सिस्टम भी देख सकते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपका मोनेरा और फंगी में अब्सेंट है और प्लांटी में भी अब्सेंट है। ठीक है, तो आप इसको फ़ोटो खींच सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने जो भी आपका स्टडी जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इससे प्रश्न बनते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर भाग 2 को देखते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान, विषाणु, जीवाणु, लाइकेन। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, विषाणु, वायरोइड्स और प्रियॉन्स। इस पे हमने बहुत सारे प्रश्न किए, लगभग आपके 100+ क्वेश्चंस किए होंगे। वायरस की पार्ट 1, 2, 3 3 वीडियो होंगी, आप प्लेलिस्ट में जाइए, उससे देखिए, सिर्फ MCQ की वीडियो है, उससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, खोज किसने की थी फिर, विषाणु की बात कर रहे हैं हम, डी इवानोस्की ने 1892 में
तंबाकू के मोज़ेक रोग टीएमवी के दौरान की थी। M.W. बेज़ेंट ने इन्हें कॉन्टेजियम विवन फ्लूइडम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले हमने ये पढ़ा भी है, ठीक है, जीवित संक्रामक तरल कहा था। W.M. स्टैनली 1935 ने विषाणुओं को सबसे पहले क्रिस्टल रे फॉर्मेट के रूप में अलग किया। ये कोशिका रहित संरचनाएं हैं जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कनेक्टिंग लिंक हैं। इनमें एक प्रोटीन आवरण होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा था और कहा भी था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी से जुड़ा एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है, जो छोटी इकाइयों कैप्सोमियर से बना होता है, ठीक है, तो कैप्सोमियर भी पूछ सकता है। इसके भीतर केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये भी याद रखने वाली बात है। या तो इसके अंदर डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, दोनों भी कभी एक साथ नहीं मिलते हैं, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय डी इवानोस्की 1892 इन टोबैको मोज़ेक डिसीज, Bezennik designated them as contagium vivian fluidum. W.M. Stanley 1935 succeeded in crystallizing viruses. Viruses are obligate intracellular non-cellular parasites acting as a bridge between living and non-living matter. Structurally, they consist of a protein coat called capsid enclosing a single genomic core of either DNA or RNA, never both. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विषाणु प्रतिकृति चक्र, वायरल रेप्लिकेशन साइकिल्स, तो दो प्रकार की होती है, एक होती है लाइटिक चक्र, एक होता है लाइसोजेनिक चक्र। अब लाइटिक चक्र के बारे में पढ़ते हैं। विषाणु जैसे T4 बैक्टीरियोफेज जीवाणु कोशिका पर हमला कर देते हैं, अपने डीएनए का उपयोग करके नई कॉपियां बनाते हैं और अंत में जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर लाइसिस बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। विषाणु जैसे T4 बैक्टीरियोफेज जीवाणु पर, किस पे, बैक्टीरिया पर हमला करते हैं, उसकी कोशिका पे हमला करते हैं, अपने डीएनए का उपयोग करके नई कॉपियां बनाता है और अंत में जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर बाहर निकल जाता है, ठीक हो गया। अब लाइसोजेनिक चक्र में क्या होता है, फिर विषाणु का डीएनए बिना जीवाणु कोशिका को नुकसान पहुंचाए उसके जीनोम के साथ जुड़ जाता है, जिसे प्रोफेज कहते हैं। यह जीवाणु के विभाजन के साथ गुणा करते रहता है, ठीक हो गया। तो आप लाइटिक और लाइसोजेनिक में भी अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। लाइटिक साइकिल टर्मिनेट्स इन होस्ट सेल, रप्चर्स एंड इमीडिएटली प्रोजेनी रिलीजेस। लाइसोजेनिक साइकिल इंटीग्रेट्स वायरल डीएनए इनटू द होस्ट क्रोमोसोम्स एज अ लेटेंट प्रोफेज डुप्लीकेटिंग सिंक्रोनोसी विथ होस्ट सेल डिवीजन, ठीक है। अगला है आपका वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। अब वायरॉइड पढ़ते हैं। फिर खोज किसने की थी, ये भी हमने पढ़ा है, वायरॉइड प्रियॉन सब क्लियर किया है, ठीक है, एमसीक्यू के साथ। खोज T.O. डाइनर ने 1971 में की थी। ये केवल मुक्त कम आणविक भार वाले आरएनए, फ्री लो मोलर वेट आरएनए की संरचना है जिसमें प्रोटीन कैप्सिड का पूर्ण अभाव होता है, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूब्यूल रोग, ये भी हमने पढ़ा था। प्रियॉन्स ये केवल संक्रामक प्रोटीन कण, इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स हैं जिनमें न्यूक्लिक अम्ल का पूर्ण अभाव होता है। यानी न्यूक्लिक अम्ल का क्या होता है, पूर्ण अभाव होता है। ये मस्तिष्क के सामान्य प्रोटीनों को विकृत कर तंत्रिका तंत्र के रोग पैदा करते हैं, जैसे गायों में मैड काउ रोग, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये जब हमने वायरस के क्वेश्चंस किए थे तब भी मैंने बताया था, प्रियॉन से जब गायों में मैड काउ रोग की बात हुई थी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। Viroids discovered by T.O. Diner 1971 are subviral agents composed of naked single-stranded circular RNA lacking a protein envelope. Prions are self-propagating infectious misfolded protein units devoid of genomic nucleic acid, responsible for transmissible spongiform encephalopathies. Example mad cow disease, kuru, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आगे है आपका जीवाणु संरचना एवं आनुवंशिक पुनर्संयोजन, ठीक है, बैक्टीरिया एनाटॉमी एंड रिकॉम्बिनेशन, खोज एवं सामान्य संरचना। खोज की बात करें, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1676 द्वारा खोजे गए थे। ये प्रोकैरियोटिक जीव है। इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन म्यूरिन से बनी होती है। इनमें मुख्य वृत्ताकार क्रोमोसोमल डीएनए के अतिरिक्त एक छोटा स्वतंत्र अतिरिक्त गुणसूत्रीय
विरता का डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्लोनिंग वाहक वेक्टर के रूप में होता है। श्वसन हेतु प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर मीसोसोम बनाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप एनालोगस होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व फर्स्ट बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1676, बैक्टीरियल वॉल्स are reinforced with peptidoglycan apart from the nucleoid. Bacteria house autonomous extrachromosomal circular DNA rings called plasmids, widely used as cloning vectors. Internal plasma membrane invaginates into vital respiration pockets termed mesosomes. ठीक है, फिर है जीवाणुओं में आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन मियोसिस एंड सिनगेमी नहीं होता, बल्कि जीन स्थानांतरण की 3 विधियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें लैंगिक जनन मियोसिस एंड सिनगेमी नहीं होता है, लेकिन इनमें कैसे होता है, फिर जीन स्थानांतरण होता है और उसकी 3 विधियां हैं। पहला है आपका संयुग्मन, फिर है रूपांतरण, फिर है पराक्रमण। तो पढ़ते हैं फिर। पहला है संयुग्मन, कंजुगेशन। खोज लेडरबर्ग और टैटम ने की थी 1946 में। किस में की थी? एस्करियाई कॉली, इकोलाई भी कहते हैं हम इसको, में की थी। इसमें एक दाता कोशिकाएं F पॉजिटिव जिसके पास सेक्स पिलाई और प्लाज्मिड होता है, संयुग्मन नलिका कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से ग्राही कोशिका F निगेटिव में DNA स्थानांतरित करती है। ठीक है, फिर है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 ने स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई पर की थी। इसमें जीवाणु बाहरी माध्यम से मुक्त डीएनए को सीधे अवशोषित कर अपने लक्षणों को बदल देता है, जैसे ग्रिफिथ का चूहे वाला प्रयोग। ठीक है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, नोट्स बनाते रहिएगा ताकि लास्ट में आप उसको रिवीजन कर सकें। पराक्रमण, ट्रांसडक्शन, खोज किसने की थी? जिंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में। साल्मोनेला में की थी। किस में की थी? साल्मोनेला में। ठीक है, इसमें एक बैक्टीरियोफेज विषाणु जीन को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित करता है। ठीक हो गया, तो 3 विधियां हमने पढ़ी। मोड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, डिस्कवर्ड बाय लेडरबर्ग एंड टैटम 1946, रिक्वायर्स डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट वाया अ पाइलस ब्रिज टू पास प्लाज्मिड एफ फैक्टर्स। डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लें, डिस्कवर्ड बाय Frederick Griffith 1928, direct uptake and incorporation of exogenous naked DNA fragments from the surroundings. और transduction discovered by Ginder and Lederberg 1952, viral mediated gene transfer facilitated accidentally by bacteriophage carrier. ठीक है, उसके बाद है आपका अगला पॉइंट लाइकेन एंड माइकोरिजा। ठीक है, लाइकेन एंड माइकोरिजा, तो आप लाइकेन पढ़ते हैं। फिर यह सहवाल, फाइकोबाइंट और कवक माइकोबाइंट के बीच एक स्थायी सहजीवी सिम्बायोटिक संबंध है। ठीक है, लाइकेन ज़्यादातर आपने पेड़ों में देखा होगा जिसमें आपके सहवाल और कवक का जो दोनों का सहवास होता है, सहजीवन होता है, उसी से बना होता है आपका लाइकेन। ठीक है, सहवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है और कवक खनिज व सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। सहवाल क्या करता है? फिर प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाता है और कवक क्या करता है? खनिज व सुरक्षा प्रदान करता है। लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम प्राकृतिक सूचक इंडिकेटर्स हैं। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, यानी जहाँ पे प्रदूषण होगा वहाँ पे वहाँ पे लाइकेन आपके क्या होंगे? नहीं होंगे। यानी लाइकेन क्या है? फिर आपके जो आपका प्राकृतिक सूचक है, किसका? प्रदूषण का, पॉल्यूशन का। ठीक है, अ म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस बिटवीन एन ऑटोट्रॉपिक एल्गा फाइकोबाइंट एंड हेट्रोट्रॉपिक फंगस माइकोबाइंट. Lichens are exceptional bioindicators of atmospheric SO2 pollution rapidly dying out in industrial sulfur zones. अब है आपका माइकोरिजा क्या है? फिर कवक और उच्च पादपों जैसे पाइनस की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को माइकोरिजा कहते हैं. किस किस के बीच? इंपॉर्टेंट है, कवक, फंगस और उच्च पादपों जैसे पाइनस की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को हम क्या कहेंगे? माइकोरिजा कहेंगे. कवक जड़ों को फास्फोरस अवशोषण में मदद करता है. जो कवक है, फंगस है, वो क्या करता है? क्या मदद करता है? फिर वो फास्फोरस के अवशोषण, जो फास्फोरस होता है उसके अवशोषण में क्या करता है? मदद करता है. अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगल हाइफी एंड द रूट्स ऑफ हायर वस्कुलर प्लांट्स, एग्जाम्पल पाइनस,
द फंगस ऑप्टिमाइजेज सॉइल फॉस्फोरस अपटेक फॉर द प्लांट। ठीक हो गया। इसके बाद आपका भाग 3 है कवक जगत संरचना एवं जीवन चक्र। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल आपका एग्ज़ाम से पहले सारी यूनिट कंप्लीट हो और साथ साथ में हम क्वेश्चंस भी लगाएं। ठीक है, जैसे ही यूनिट कंप्लीट होती है हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, ऐसी हर यूनिट की करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और PDF आपको तब मिलेगी जब ये पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।